हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मुद्रा की मांग और पूर्ति। आज हम देखेंगे मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या होती है और समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा की मांग किसके द्वारा की जाती है, कैसे और क्यों की जाती है, और मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है और कितना होती है। तो ये सारे चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं। और पहले इसको मैं मिटा दूं। हाँ, तो मुद्रा की मांग और पूर्ति जैसे किसी वस्तु की मांग और पूर्ति होती है, उसी प्रकार मुद्रा की भी मांग और पूर्ति हम देखते हैं, मेजर करते हैं, समझते हैं, उसको जानते हैं। क्योंकि वस्तु बाजार की तरह ही मुद्रा बाजार भी होता है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है? हम जानते हैं कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होता है, यानी कि मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होता है। वहां मुद्रा बाजार में इक्विलिब्रियम होता है। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए विचार हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो मुख्य विचारधारा है मुद्रा की मांग का, किन्स का मुद्रा की मांग की के संबंध में जो विचार दिया गया उसको हम समझेंगे और फिर पूर्ति के संबंध में समझेंगे। तो मुद्रा की मांग क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसमें बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश की गई है कि मुद्रा की मांग के बारे में जो पुरानी धारणा थी वो ये थी कि केवल व्यापार के लेन देन के उद्देश्य से जो मुद्रा की मांग की जाती है उसी को मुद्रा की मांग कहा जाता था। जो व्यापारिक लेन देन की, जो बहुत पहले की बात है ये, मतलब जो सिद्धांत किन्स और अन्य अर्थशास्त्रियों के जो सिद्धांत आए उनके पहले केवल ये माना जाता था कि मुद्रा की मांग केवल व्यापारिक यानी कि बिजनेस, वस्तुओं के खरीद बिक्री या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए मुद्रा की मांग की जाती है। वहीं तक मुद्रा की मांग को देखा जाता था। और जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आती थी, बहुत बूम की स्थिति आती थी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का बहुत तेजी से संचालन होता था, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग बढ़ जाती थी। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती थी, यानी कि आर्थिक क्रियाओं की क्रियाकलापों की मात्रा कम हो जाती थी, तो ऐसे समय में मुद्रा की जो मांग है वो घट जाती थी। लेकिन अब आधुनिक समय में जो मुद्रा की मांग है वो आधुनिक विचार किन्स के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, द जनरल थ्योरी ऑफ मनी इंटरेस्ट एंड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में किन्स के द्वारा दिया गया, उसमें उन्होंने मुद्रा की मांग का जिक्र किया और उस संबंध में हम यहाँ पे मुद्रा की मांग को देखेंगे। और उन्होंने मुद्रा की मांग को तरलता वरीयता कहा। ये हमें ध्यान रखना है और याद रखना है, तरलता वरीयता कहा। लिक्विडिटी डिमांड, यानी कि मुद्रा की मांग उन्होंने कहा लिक्विडिटी डिमांड। क्यों? क्योंकि वो मुद्रा को लिक्विड मानते थे। लिक्विड मतलब सबसे तरल रूप में, तरलता कहा उन्होंने। तो सबसे तरल रूप में मुद्रा का रूप कौन सा है? स्वयं मुद्रा, नोट और सिक्के, वो मुद्रा। तो कोई भी व्यक्ति, किसी को आप यदि मुद्रा के बदले कुछ और देना चाहे, चेक देना चाहे या कोई वस्तु देना चाहे, तो तुरंत मना करेगा कि भाई मुझे नोट चाहिए, मुद्रा चाहिए, मैं मुद्रा में विश्वास रखता हूं। तो तरलता पर किन्स का बहुत ज्यादा जोर था। उन्होंने कहा कि मुद्रा की असली मांग वही है जो तरल रूप में व्यक्ति अपने पास रखता है, वो मुख्य मुद्रा होता है। मुद्रा का सबसे असली रूप वही होता है जो नोट और सिक्कों के रूप में होता है। अन्य वस्तु के रूप में, जैसे आपके पास कोई मोबाइल है, उसको बेच के कुछ पैसे ले सकते हो, लेकिन वह मोबाइल मुद्रा नहीं है। हालांकि उसको बदल के, आपके पास जमीन है, गाड़ी है, उसको बेच के मुद्रा ले सकते हो, लेकिन पहले बेचोगे तब मुद्रा मिलेगा। तो मुद्रा लिक्विड है। सबसे अच्छा जो स्वरूप है मुद्रा का वो संपत्ति के बजाय स्वयं मुद्रा है। ये किन्स ने फोकस किया। तो मुद्रा की मांग के संबंध में हम यहाँ समझने वाले हैं और इसमें उन्होंने 3 प्रकार के मुद्रा की मांग की खासकर चर्चा की और इसका बहुत विस्तार से हमने एक और वीडियो में व्याख्या किया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था तरलता जाल के संबंध में किन्स का। वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपको पूरा जो मुद्रा का कंसेप्ट है किन्स का वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 3 उद्देश्य किन्स ने फोकस किया और वो कहते हैं कि मुद्रा की मांग मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए करता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति 3 उद्देश्यों के लिए, इससे बाहर नहीं जाता है वो। एक तो वो करता है लेन देन के उद्देश्य से, ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य से। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, आकस्मिक उद्देश्य या सावधानी उद्देश्य भी इसको कहते हैं, सावधानी
कितना बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया। सावधानी उद्देश्य, और तीसरा उद्देश्य यदि वो करता है तो स्पेकुलेटिव मोटिव हो सकता है, यानी कि सट्टा उद्देश्य, यानी कि वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है कुछ जल्दी अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए, तो उसके पास यदि 1 लाख है तो जल्दी से 2 लाख हो जाए, कैसे करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि 3 लाख हो जाए, तो ये सट्टा कहते हैं। आजकल शेयर मार्केट में लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं, SIP वगैरह करते हैं, तो इसको सट्टा, ब्याज कमाने के लिए लोग पैसे को उधार देते हैं ताकि उनको, तो उसमें रिस्क रहता है, पैसा डूब गया या कुछ वो हो गया, तो इस तरह से उसको, इसीलिए उसको सट्टा या स्पेकुलेटिव मोटिव कहा। तो ये 3 उद्देश्य हैं, एक एक करके थोड़ा इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं कि ये 3 उद्देश्य का मुख्य क्या क्या मतलब होता है। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है लेन देन का उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव। हर व्यक्ति अपने दैनिक उद्देश्य के लिए कुछ पैसा अपने जेब में रखता है, ये हम सभी जानते हैं। तो चूंकि उसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी होती है, रोज दूध चाहिए, रोज उसको दाल सब्जी, और यातायात करना है तो यातायात के लिए कुछ छोटे मोटे सामान लेने हैं, कुछ बिस्किट लेना है, कुछ छोटे मोटे सामान मैगी लेने हैं, कुछ कोई और छोटा मोटा सामान कोई फल लेना है, तो उसको जेब में कुछ पैसे लेके, सब्जी लेना है कुछ पैसे जेब में लेके हमेशा कैरी करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ पैसा अपने पास तरल रूप में, याद रखना है कि तरल की, इसने तरलता पे फोकस किया, मुद्रा की मांग अपने पास रखने के लिए, यानी कि तरल रूप में, लिक्विड रूप में, यानी कि मुद्रा के रूप में, नोट और सिक्कों के रूप में। तो कुछ पैसा अपने जेब में डेली ट्रांजैक्शन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखता है, लेन देन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखता है। अब इसमें 2 तरह का उद्देश्य आता है, एक तो आय का उद्देश्य। आय का उद्देश्य चूंकि व्यक्ति को रोज खर्च करना पड़ता है और आय उसको मिलता है मंथली, मंथ में या हफ्ते में या कुछ दिनों बाद पैसे मिलते हैं, लेकिन उसको भूख रोज लगती है, प्यास रोज लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीना है तो हमें अभी पीना है, ऐसा नहीं कि हम जब सैलरी मिलेगी तब पिएंगे, हमें भोजन करना है तो अभी करना है, ऐसा नहीं कि जब सैलरी मिलेगी तभी भोजन होगा। तो इनकम मंथली या वीकली आएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसकी आवश्यकताएं रोज की हैं, तो उसे रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस आय और व्यय के गैप को पूरा करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर के गैप को पूरा करने के लिए उसे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कुछ पैसे अपने जेब में रखना पड़ता है। उसे कहते हैं आय के उद्देश्य का, क्योंकि आय से जुड़ा हुआ है इसलिए आय के उद्देश्य का कहते हैं। अब दूसरा होता है व्यवसायिक उद्देश्य, क्योंकि अर्थव्यवस्था में 2 तरह के क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, 2 तरह के क्रियाकलाप होते हैं अर्थव्यवस्था में। पहला होता है आय के उद्देश्य, यानी कि इनकम वाले लोग जो आय कमाते हैं और उसको मंथली और वीकली आधार पर उनको इनकम मिलता है और वो अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस पर खर्च करते हैं। एक होता है व्यवसायिक उद्देश्य, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो ये लोग भी अपने पास कुछ मुद्रा रखते हैं। जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, तो उसके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को उसे वेतन देना है, उसके लिए अपने पास उसको पैसा रखना पड़ेगा। उसमें कच्चे माल की आवश्यकता है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तो रॉ मटेरियल रोज खरीदना है, उसको रोज उसकी मशीनों के रख रखाव के लिए कुछ उसमें व्यय करना है, और उसमें ग्रीसिंग करना है, या कुछ उसकी व्यवस्था करना है, सिक्योरिटी को देना है, या आए दिन कुछ अचानक कुछ आवश्यकता पड़ जाती है, कुछ उसको खरीदना पड़ता है उसके लिए। तो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए भी उसको अपने जेब में कुछ पैसे नगद रूप में, नगद मतलब तरल रूप में, तरलता कहा कि इसने उसको नगद रूप में अपने पास रखना पड़ता है कि अपने व्यवसाय को आसानी से चला सके। तो उसके पास कम से कम 2-4 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा, ये निर्भर करता है, जैसे आय का उद्देश्य में व्यक्ति जो आय कमा रहा है, जिसे सैलरी मिल रही है, वो कितना अपने पास जेब में, कितना रोजमर्रा की जिंदगी को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने जेब में रखेगा, तो ये निर्भर करता है उसके इनकम पर। उसका इनकम यदि ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन के लिए वो ज्यादा पैसा अपने जेब में रखेगा, और इसको उल्टा यदि इनकम कम है तो कम रखेगा। यही नियम इस पे लागू होता है व्यवसायिक उद्देश्य पे भी। यदि व्यवसाय बड़ा है, मान लो करोड़ों का व्यवसाय है, तो 2-4-10 लाख रुपए अपने पास रखेगा। यदि व्यवसाय छोटा व्यवसाय है, 2-4-10 लाख रुपए का व्यवसाय है, तो अपना हजारों में रखेगा, 2-4-10,000, 50,000, 20,000 अपने पास हमेशा रखेगा, ताकि अचानक की आवश्यकता को पूरा कर सके। तो ये लेन देन के उद्देश्य में 2 तरह के उद्देश्य आते हैं। अगला देखते हैं आकस्मिक उद्देश्य क्या है। तो आकस्मिक उद्देश्य के लिए, आकस्मिक उद्देश्य प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं इसको, क्योंकि हर व्यक्ति का हम भविष्य जान नहीं सकते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कल को क्या होगा। तो हर व्यक्ति अपने भविष्य के रिस्क को कवर करने के लिए, अपने भविष्य की अनिश्चितता को निपटने के लिए, कल को वो बेरोजगार हो जाए, कल को कोई बीमारी हो जाए, है ना, कल कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इस तरह के अनेक जो अनिश्चित खतरा होते हैं, तो इसलिए इसको सावधानी मोटिव भी कहते हैं। आकस्मिक उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य। तो इस तरह के चीजों से निपटने के लिए व्यक्ति अपने पास कुछ मुद्रा जरूर रख के चलता है, ताकि वो अपने भविष्य के अनिश्चितता को आसानी से पूरा कर सके। और ये किस पर निर्भर करता है?
कितना पैसा रखेगा अपने पास, तो ये निर्भर करता है आय पे, उसके आय को हम वाई से दिखाते हैं। तो यदि जो लेन देन के उद्देश्य है, इसको हम लेन देन के उद्देश्य को यदि हम दिखाएं लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन, ये भी किस पर निर्भर करता है, फंक्शन ऑफ वाई है। यदि वाई बढ़ेगा यानी आय, वाई मींस या आय बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन के लिए जो लिक्विड है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इसके उल्टा यदि ये घटेगा तो इसकी डिमांड भी घटेगी। आय ज्यादा होगा तो लोग अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे, आय कम होगा तो अपने पास कम रखेंगे, क्योंकि इसकी मांग आय पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से जो लिक्विडिटी डिमांड है, लिक्विडिटी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, पी से दिखा रहे हैं, ये पी है, जैसे पीछे टी से दिखाए थे ट्रांजैक्शन के लिए, तो पी से दिखा रहे हैं प्रिकॉशनरी के लिए। तो लिक्विडिटी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज द फंक्शन ऑफ आल्सो वाई, ठीक है, एलपी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि आय जितना ज्यादा होगा वो सावधानी उद्देश्य के लिए अपने पास पैसा उतना ही ज्यादा रखेगा, ठीक है, और यदि आय कम होगा तो सावधानी उद्देश्य के लिए भी वो पैसा कम रखेगा। तो ये दोनों निर्भर करते हैं। अब इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, यदि क्वेश्चन में ग्राफ से दिखाने के लिए आता है तो आप ग्राफ से दोनों चीजों में दिखा लेंगे। इसमें हम यदि दिखा दें लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, और इस पे हम दिखा दें इनकम उसका आय, और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो ये कुछ इस तरह का रेखा बनेगा जिसे हम एलपी कहेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि आय यदि कम है, आय यदि ओ वाई है तो लिक्विडिटी डिमांड ओ एल होगा, और आय यदि बढ़ जाता है ओ वाई 1 हो जाता है बढ़ के, तो लिक्विडिटी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव भी बढ़ के एल 1 हो जा रहा है, ठीक है। और यही चीज प्रिकॉशनरी मोटिव में भी था, यही चीज हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। ऐसे में ये यहाँ पे आई दिखाया गया है, यहाँ लिक्विडिटी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, और यही चीज यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एल टी। तो ये भी ये दिखा रहा है कि आय जब कम है ओ आई है तो ओ एल मांग है, आय जब बढ़ के ओ वाई 1 हो जाता है तो लिक्विडिटी डिमांड भी बढ़ के ओ एल 1 हो जा रहा है। तो ये हम आराम से दिखा सकते हैं। अब इसको हम चूंकि दोनों जो दैनिक लेन देन के ट्रांजैक्शन मोटिव का डिमांड फॉर लिक्विडिटी है वो किस में निर्भर करती है, आय पे, और आकस्मिक उद्देश्य भी निर्भर करता है आय पे। तो यदि हम दोनों को जोड़ दें एल टी प्लस एल पी, और इसको हम नाम दे दें L1, ठीक है, और चूंकि दोनों आय पर निर्भर है तो इसको हम L1 को फंक्शन ऑफ वाई आय, क्योंकि दोनों आय पर ही निर्भर करते हैं, आय बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे, आय घटेगा तो दोनों का मात्रा घटेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और इसको चित्र में भी ऐसे दिखा सकते हैं जैसे अभी उसको हमने दिखाया एक एक करके। अब इसको हम इकट्ठा दिखा सकते हैं L1, ठीक है, और ये बिल्कुल जो कर्व होगा वो L1 इसको टू फंक्शन ऑफ वाई दिखा देगा ऐसे, और ये दिखाएगा कि आय बढ़ने पर जो मांग है L1 की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और ए से बी पर आ जाएगा। ये हम चित्र के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। चित्र केवल इसलिए होता है कि समझाना होता है कि आप जो कह रहे हैं वो चित्र के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं कि नहीं। तो ये जैसा कि हमने देखा कि कितनी आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब वो सट्टा उद्देश्य, तो तीसरा जो उद्देश्य था, किन्स ने माना कि एक तीसरे तरह का लोग पैसा रख सकते हैं अपने पास पैसे की मांग कर सकते हैं, वो है सट्टा उद्देश्य। बाजार के गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए, बाजार में अनेक उठापटक होता है तो उसका लाभ कमाने के लिए, जैसे ब्याज दर बढ़ गया तो ऐसे में लोग फटाफट पैसा बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि ब्याज उस पर ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे ही ब्याज दर बढ़ता है तो जो लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव है वो बढ़ता है, और ब्याज दर यदि घटता है तो लिक्विडिटी इसमें विपरीत संबंध होता है। लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव घटता है और ब्याज दर जब घटता है तो लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव बढ़ता है, ठीक है। मतलब यह है कि जैसे ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, लोग बैंकों में लगा देंगे, बॉन्ड्स में लगा देंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स और ब्याज दर की कीमत में विपरीत संबंध होता है। प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बीपी से दिखाएं, ठीक है, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स को, और ब्याज दर को आर से दिखाएं, तो इन दोनों में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो ब्याज दर यदि ज्यादा होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। तो जब प्राइस ऑफ बॉन्ड कम होगा तो लोग बॉन्ड को खरीदेंगे और अपने पास लिक्विडिटी कम रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि जब ब्याज दर ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगा, क्योंकि सारा पैसा वो अपने पास ना रखे। लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव का मतलब पैसा अपने जेब में रखने के लिए रखेंगे। तो जब ब्याज दर ज्यादा होगा तो अपने पास पैसा रखना मूर्खता होगी, ये इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि बॉन्ड खरीदने के लिए होगा। बॉन्ड की कीमत उस समय कम रहेगी तो बॉन्ड खरीदेंगे और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने पास पैसा कम रखेंगे। तो इसलिए ब्याज दर और लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए
विपरीत संबंध होगा। और इसको हमने जैसा कि अभी समझा कि ब्याज दर और बॉन्ड कीमत में विपरीत संबंध होता है। ब्याज दर ज्यादा होता है तो बॉन्ड की प्राइस कम होती है, ब्याज दर कम होता है तो बॉन्ड प्राइस कम होती है। और जब प्राइस कम होती है तो लोग अपने पास पैसा कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड खरीदते हैं, अपने जेब में पैसा कम रखेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे और ज्यादा ब्याज दर का लाभ कमाएंगे अपने पास। अब एल एस को हम L2 से दिखा दें तो इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं। इस पे सट्टा उद्देश्य के लिए मांग रखा गया है L2 या LS भी कह सकते हैं, इसको LS भी है, सट्टा उद्देश्य स्पेकुलेटिव डिमांड। ये चूंकि फंक्शन किसका है, LS इज द फंक्शन ऑफ ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें विपरीत संबंध होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, अपने पास पैसा नहीं रखेंगे। तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस, ठीक है। यहां से ये पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, ठीक। तो ये मान लीजिए यहाँ पे, इस पे हम आर दिखाए हैं, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें हम सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग दिखाए हैं। तो यदि ब्याज दर ये है R2 तो सट्टा उद्देश्य के लिए मांग L1 होगा। यदि ब्याज दर और घटता है, ब्याज दर घट करके R3 हो जाता है, तब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ब्याज दर पे लोग अपने पास मुद्रा रखना चाहेंगे, ठीक है। सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ये कहता है कि ब्याज दर जब ज्यादा होगा तो लोग अपने पास मुद्रा कम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंकों में बॉन्ड्स वगैरह, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रतिभूतियां खरीदेंगे और अपने पास मुद्रा जेब में कम रखेंगे, क्योंकि ब्याज दर का लाभ कमाने के लिए मुद्रा को इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे ब्याज दर घटेगा तो वो मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्याज दर इतना कम है कि वो सोचेंगे कि हम क्यों बॉन्ड खरीदें, क्योंकि इतना तो हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो अपने पास रखना चाहेंगे और वस्तुएं वगैरह खरीदना चाहेंगे, ठीक है। और ब्याज दर यदि और कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, R4 हो जाता है, तो ऐसे में ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये हुआ कि सारा मुद्रा अपने पास ही रखना चाहेंगे। और ये जो ए के बाद ये जो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, इस हिस्से को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। यानी कि ये इतना कम ब्याज दर है कि लोग कुछ भी पैसा रखना नहीं चाहेंगे बैंक में या प्रतिभूतियों में, सारा मुद्रा अपने पास रखना चाहेंगे। कहेंगे कि इतनी कम ब्याज दर पे रिस्क कौन लेगा, सारा पैसा नगद अपने पास रखिए, नगद तब ज्यादा पसंद करेंगे वो। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, तरलता जाल में फंस जाता है। यानी कि सभी जनता द्वारा नगद मुद्रा अपने पास रख लिया जाता है, अपने जेब में रख लिया जाता है, और बैंकों में कोई पैसा वो रखना पसंद नहीं करता है, या बॉन्ड्स में कोई पैसा रखना नहीं पसंद करता है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक हो जाता है। फिर इसके विपरीत यदि ब्याज दर बढ़ता है तो लोग अपने पास पैसा कम रखते हैं। यदि ब्याज दर बढ़ के R2 हो गया तो लोग अपने पास पैसा केवल OL1 इतनी मुद्रा अपने पास रखेंगे, बाकी सारा मुद्रा बैंकों में इन्वेस्ट कर देंगे। यदि ब्याज दर बढ़ के OR हो गया, इस बिंदु पे आ गया, मान लो ये बिंदु S है, इस बिंदु पर आ गया, तो इतना ज्यादा ब्याज दर हो जाता है कि व्यक्ति अपने पास कुछ भी मुद्रा नहीं रखना चाहेगा। क्योंकि अब जैसे कोई ऑफर करे आपको कि आप पैसा तो हम आपको एक साल में उसके 3 गुना करके देंगे, यानी कि आप 10 लाख दोगे, हम आपको 30 लाख देंगे अगले साल, तो व्यक्ति अपने पास कुछ भी मुद्रा, जितना उसके पास रहेगा पैसा, सारा पैसा वो लगा देगा, क्योंकि 3 लाख रुपया 3 गुना मुद्रा मिलने वाला है एक साल के अंदर, ठीक है। और वो कहे कि हम एक महीने में आपको 10 गुना देंगे, तब तो आदमी अपना घर द्वार बेच देगा, कहेगा कि जल्दी से हमें दो, एक महीने में 10 गुना, यानी कि 1 करोड़ लगाएगा, उसे 10 करोड़ मिलेगा एक महीने में, तो एक महीने की बात है 10 करोड़ मिल जाएंगे, फिर ऐश करेंगे। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये इसमें सट्टा उद्देश्य के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मुद्रा की मांग है उसकी ये व्याख्या थी। अब आते हैं मुद्रा की आपूर्ति। अभी हमने देखा मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक तो दैनिक लेन देन को उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसमें 2 तरह के थे। एक तो व्यवसायिक उद्देश्य के लिए पूरा कर रहा था, जो व्यक्ति व्यवसाय वगैरह करता है, बिजनेस वगैरह करता है, तो उसको कैसे कैसे अपने पास मुद्रा रखना पड़ता है। एक होता है आय उद्देश्य के लिए, यानी कि जो आय पे निर्भर है, जिनको आय मंथली या वीकली होता है, मिलता है, कहीं काम करते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है, केवल कहीं काम करते हैं, तो वो अपने दैनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास कुछ पैसा जेब में रखते हैं, रख के चलते हैं कि आपकी एक महीने बाद, क्योंकि पैसा तो एक महीने बाद मिलता है लेकिन खर्चा तो रोज होता है, तो रोज के आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं। दूसरा था सावधानी उद्देश्य। हमारा भविष्य निश्चित नहीं होता है, कल को क्या होगा,
कौन सी बीमारी आ जाएगी, कौन सा कोरोना आ जाएगा, कौन सा मलेरिया आ जाएगा। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ लोग अपने पास पैसे ज्यादातर लोग अपने पास रखते हैं, और वो कितना रखेंगे ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, सीधी सीधी बात है। तो ये दोनों उद्देश्य निर्भर करते हैं कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, जितनी अधिक आय उतना ज्यादा वो पैसा अपने पास जेब में रख के चलेगा। अब यदि कोई करोड़पति है तो ऐसा तो नहीं कि अपने उसके जेब में जीरो पैसा होगा। अब हालांकि डिजिटल मनी आ गया है कि हाथ में उसका डिजिटल मनी है, डिजिटल पेमेंट यूपीआई है और गूगल पे और पेटीएम वगैरह करता है, तो वो भी एक तरह से नगद ही अब माना जाएगा, क्योंकि वो जब चाहे तब उसको तुरंत पे कर सकता है, तो वो भी एक तरह से नगद है। तो जो करोड़पति है उसके में तो लाखों रुपए रहेंगे कम से कम, और जो लाखपति है उसके में हजारों, और जो हजारपति है उसके में पैसों में रहेंगे। तो मतलब जितना ज्यादा आए उतना ज्यादा उसके पास पैसे रहेंगे दैनिक उद्देश्य को पूरा करें। हाँ, लेकिन जो लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव सट्टा उद्देश्य है वो निर्भर करता है ब्याज दर पे। यदि उसकी वो यदि बाजार की गतिविधियों से पैसा कमाने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के लिए, रिस्क उठाकर पैसा कमाने के लिए डिमांड करता है, यानी कि अपने पास रखता है, तो वो निर्भर करता है ब्याज दर पे। यदि उसे ब्याज दर जितनी ज्यादा मिलेगी, यदि कोई ऑफर लगेगा कि हम 10 गुना देंगे, एक साल में आपको 10 गुना देंगे, तो वो अपने पास पैसा कम रखेगा, ब्याज दर ज्यादा मिला तो वो सारा पैसा उसमें शेयर मार्केट में लगा देगा या बॉन्ड खरीदने में लगा देगा। तो ये तीन तरह के मांग, सट्टा उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और नगद उद्देश्य, और ये किन पे निर्भर करते हैं, इन उद्देश्यों की कितनी मात्रा में व्यक्ति अपने पास रखेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम मुद्रा की आपूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी, ये किस पे निर्भर करती है, या सप्लाई ऑफ मनी होती क्या है। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ मनी एमएस से दिखाते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को एमएस से लिखते हैं शॉर्ट में। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी कोई बहुत बड़ा विस्तार में नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी जनरल चीजें है कि यह थोपा जाता है या दिया गया रहता है किसके द्वारा? एक तो केंद्रीय बैंक आरबीआई जैसे भारत में है, अन्य देशों में अपने अपने बैंक हैं, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, और प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रहेगी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा कितनी होगी ये निर्भर करता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट कितना तय करते हैं। आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया नोट और सिक्के, ठीक है, और एक और है जो बैंकों के माध्यम से सृजित किया जाता है, उसे कहते हैं बैंक जमा। तो ये तीनों मिलाकर के हम देख लेते हैं, ये टोटल मनी सप्लाई होता है, मुद्रा की आपूर्ति होता है। तो ये बिल्कुल दिया होता है निश्चित समय पे, और ये तय करती है आरबीआई कि हम इतना मुद्रा डालेंगे, अर्थव्यवस्था में इतना मुद्रा चलन में रहेगा, और उसको जब यदि बढ़ाना रहता है तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है, और घटाना रहता है तो महंगी मुद्रा नीति अपनाती है। तो इस तरह से मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो बनाता है कि इतने लाख करोड़ मुद्रा देश में चलन में रहेंगे, और ऐसा हर देश का केंद्रीय बैंक अपने अपने देशों में करता है। तो मनी सप्लाई चूंकि फिक्स रहता है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, डिपेंड नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको मनी सप्लाई को एक सीधी रेखा से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ब्याज दर दिखा दे यदि, तो हम दिखा रहे हैं कि ब्याज दर का या आय का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। ब्याज दर चाहे कुछ भी हो, ब्याज दर कम हो, R1 हो, या ब्याज दर हाई हो, ठीक है, ठीक है, R2 हो, तो इसका कोई असर इस पे नहीं पड़ने वाला है। तो मुद्रा सप्लाई इंडिपेंडेंट है, किसी चीज से प्रभावित नहीं होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया रहता है। और यदि हम संतुलन की बात करें तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां मनी सप्लाई बराबर होता है डिमांड फॉर मनी के, और मनी सप्लाई बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है, जैसा कभी हमने दिखाया मनी सप्लाई बिल्कुल सीधी रेखा होती है। इस पे हम यदि ब्याज दर दिखाएं और इस पे आय और यहाँ पे एक्स यानी कि एक्स एक्सिस दिखाएं, तो मनी सप्लाई डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी क्या होता है? ब्याज दर से डिमांड फॉर मनी का विपरीत संबंध होता है। तो इसको हम यदि ऐसे दिखाएं डिमांड फॉर मनी, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां ये दोनों बराबर होते हैं ई पे, और ब्याज दर का निर्धारण OR1 हो जाएगा, और कुल मुद्रा की मांग और पूर्ति OMS होगी। ठीक है, तो इस पे मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी दिखाया गया है। तो ये मनी आपूर्ति का पूरा जो कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो डालता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा सप्लाई को सुनिश्चित करता है, वो उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। और देश की सरकार और केंद्रीय बैंक ये दोनों मिलकर के मनी सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं। अब इसके व्याख्या कुछ है, इसको हम देख लेते हैं।
यहाँ पे विस्तार से जो मैंने बोला उसी चीज को यहाँ विस्तार से दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि एक कुल योग मुद्रा आपूर्ति का मतलब मुद्रा के सभी रूपों सिक्के और नोट का कुल योग जो किसी भी एक समय पर जनता के पास होता है, वही मुद्रा का कुल सप्लाई होता है या कुल स्टॉक कहते हैं इसको। इसकी आपूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा प्राधिकरण यानी कि आरबीआई, उसी को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, आरबीआई को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं, और सरकार, ये दोनों मिलकर के जो जारी करते हैं मुद्रा नोट और बैंक जमा। ठीक है, पहले समय पे मुद्रा आपूर्ति में सबसे ज्यादा धातु मुद्रा होती थी, धातु की मुद्रा बनाई जाती थी जब अर्थव्यवस्था उतना विकसित नहीं था। धीरे धीरे चूंकि धातु बहुत खर्चीला काम था, तो गवर्नमेंट ने धातु की जगह पे नोट मुद्रा को लाना शुरू किया, और वर्तमान में धातु मुद्रा बहुत कम प्रयोग में रहता है। नोट मुद्रा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। धातु का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, धातु महंगे होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट नोट मुद्रा पे ज्यादा फोकस किया, और नोट मुद्रा अब धीरे धीरे चलन में ज्यादातर नोट रहता है, और धातु के सिक्के वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। बैंक जमा को प्रभावित करता है आरबीआई। बैंक में जो जमाएं होती हैं और जो क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक के द्वारा, वो आरबीआई उसको प्रभावित करता है। उसकी आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है? एक तो सस्ती मुद्रा नीति को अपना करके। सस्ती मुद्रा नीति वह होता है जब केंद्रीय बैंक सोचता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन ज्यादा होना चाहिए, लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों में ज्यादा भाग लेना चाहिए, लोगों को ज्यादा वस्तुएं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो लोग ज्यादा तो उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की फिर बेरोजगारों को की मांग बढ़ेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, और अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप खूब तेज होगा। यानी कि जब तेजी की स्थिति रहती है, तो तेजी की स्थिति लाने के लिए केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति को अपनाता है। और सस्ती मुद्रा नीति का मतलब ये होता है कि बैंक व्यापारिक बैंकों को, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को छूट देता है, उनको कम पैसे में उधार देता है। जैसे हमें बैंक उधार देता है, व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक हमें उधार देते हैं, और बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ जाते हैं? केंद्रीय बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास। आरबीआई उनको पैसा देता है जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंक है उनको पैसा देता है, और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से यदि कम ब्याज दर पे पैसा लेगा तो वह आगे भी कम ब्याज दर पे लोगों को पैसा देगा। तो सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ ये होता है कि जब केंद्रीय बैंक कम ब्याज दर पे व्यापारिक बैंकों को पैसा देता है, तो इसे हम सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। यानी कि आरबीआई सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है। वो चाहता है कि अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा से ज्यादा उधार लें, पैसे लें और खर्चा करें, ताकि अर्थव्यवस्था में खूब डिमांड बढ़े और खूब रोजगार बढ़े और तेजी की स्थिति आए। जब आरबीआई को लगता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की स्थिति आ रही है, तो वह महंगी मुद्रा की नीति अपनाता है। यानी कि वो ज्यादा बैंक दर पे व्यापारिक बैंकों को पैसा देना शुरू करेगा, तो और बैंकों को नियंत्रित करेगा कि बैंक कम से कम उधार दें और अर्थव्यवस्था में महंगे रेट पे ब्याज दर पे लोगों को पैसा दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा संकुचित होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, तो लोग कम खर्चा करते हैं। लोगों को जब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो उधार भी कम लेंगे, और लोग तब अपने डिमांड को कम करते हैं। तो ये महंगी और सस्ती मुद्रा नीति अपना करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है, यानी कि बैंक जमा को प्रभावित करता है। तो ये मुद्रा की आपूर्ति था। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति को कैसे मेजर करें। अनेक अर्थशास्त्रियों ने मेजरमेंट प्रस्तुत किया। फिशर का मेजरमेंट महत्वपूर्ण है, मिल्टन फ्रीडमैन का मेजरमेंट महत्वपूर्ण है। आरबीआई कैसे मेजर करती है अवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति कितनी है, वो कैसे मेजर करती है, कैसे मापती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।